स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हुई थी और किन कारणों की वजह से वो जुर्म की दुनिया की ऊंचाई तक पहुंच पाए थे। अब चलिए जानते हैं कि वो कौन सी घटनाएं थी जिनके प्रभाव ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह खत्म कर दिया। दोस्तों, भारत सरकार घरेलू उत्पादन क्षेत्र को विदेशी कंपनियों से बचाने के लिए जिन नीतियों का प्रयोग कर रही थी, उन नीतियों की वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा था और 1990 आते आते ये इतना कम हो चुका था कि आवश्यक सामान के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा कम पड़ रही थी। इसे मद्देनजर रखते हुए 1991 के पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी नाम के वित्तीय सुधार लाए। इन सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और भूमंडलीकरण किया, जिसके कारण विदेशी सामान के आयात पे लगे आयात कर और प्रतिबंध हटा दिए गए, जिसके बाद भारतीय बाजार विदेशी सामानों से भरने लगे। इसी के साथ इन सामानों की कीमतों में भी भारी गिरावट आया, जिस वजह से ये आम आदमी की पहुंच में आने लगे। जैसा कि हमने जाना था कि तस्करी अंडरवर्ल्ड के आय का एक मुख्य स्रोत थी, पर इन सुधारों के आने के बाद वो सामान जिनकी अवैध तस्करी की जाती थी वो अब वैध रूप से बाजारों में बिकने लगे। साथ ही इन सामानों के अभाव के कारण उनका जो महत्व था वो भी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होने के कारण खत्म हो गया। जिन चीजों को पहले विलास की वस्तुएं मानी जाती थी वो अब आम आदमी तक आराम से पहुंचने लगी। अर्थव्यवस्था में हुए इस बड़े बदलाव के कारण अंडरवर्ल्ड को सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला तस्करी का व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया। इसी के साथ महाराष्ट्र के शराबबंदी कानून में भी ढील आने लगी और गुजरात के महाराष्ट्र से अलग होने के बाद इन कानूनों के लिए राजनीतिक समर्थन भी कम होने लगा। इसका सीधा असर अंडरवर्ल्ड द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले अवैध शराब के व्यापार पर पड़ा। जिस अवैध शराब के व्यापार से अंडरवर्ल्ड पहले मोटी रकम कमाता था, शराब से प्रतिबंध हटने के बाद धीरे धीरे वो बंद होने लगा। इस घटती हुई कमाई को देखते हुए अंडरवर्ल्ड ने पहले से भी ज्यादा आक्रामक तरीके से वसूली, अपहरण और हत्याएं करनी शुरू कर दी। पहले जहां ये अपराध एक छोटे स्तर पे की जाती थी, तस्करी और अवैध शराब का व्यापार बंद होने के बाद ये सब अंडरवर्ल्ड के मुख्य काम बन गए। पैसों के लिए अंडरवर्ल्ड में कितनी हताशा थी, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर दिन मुंबई पुलिस के पास 30 से भी ज्यादा वसूली की शिकायतें आती थी। अंडरवर्ल्ड के निशाने में ज्यादातर बड़े व्यवसायी और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां जैसे अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और गायक होते थे। यानी हर वो शख्स जो वसूली के पैसे देने के लिए सक्षम होता था, उसे अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलती थी। उनके इस कार्य क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या बनी, जहां वसूली के पैसे ना देने पर दाऊद गिरोह ने अगस्त 1997 में उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इस हत्या से अंडरवर्ल्ड ने सबको ये संदेश दिया था कि चाहे वो कोई भी हो, मांगे पूरी ना होने पर उनके हाथों से बच नहीं पाएगा। ये बात सरकार और पुलिस दोनों को ही नागवारा हुई, क्योंकि अब ऐसा दिखने लगा था जैसे अंडरवर्ल्ड खुद को उन दोनों से भी ऊपर मानने लगी है। इसी के साथ उनके पतन का एक और कारण बनी सांप्रदायिकता। 1990 के पहले अंडरवर्ल्ड धार्मिक गुटों में कभी नहीं बटा था। हिंदू मुसलमान डॉन्स के नीचे काम करते थे और मुसलमान हिंदू डॉन्स के नीचे। एक दूसरे के त्योहार में जाना और एक दूसरे को परिवार का सदस्य मानना जैसी चीजें उनकी खासियत थी। पर इंडिया से बाहर जाने के बाद दाऊद के आईएसआई और दूसरे आतंकी संगठनों के साथ नजदीकी बढ़ने लगी और दाऊद समेत दूसरे अंडरवर्ल्ड गिरोह धार्मिक रेखाओं में बंटने लगे। इसका एक उदाहरण था दाऊद का पुराना साथी छोटा राजन, जिसने सांप्रदायिकता और राष्ट्रीय हित के कारण दाऊद गिरोह से खुद को अलग कर लिया। साथ ही अंडरवर्ल्ड में आई इस सांप्रदायिकता का एक कारण बाबरी मस्जिद का टूटना भी था। जब 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उसके बाद पूरे देश भर में दंगे होने लगे और मुंबई भी इन दंगों से बच नहीं पाई। महीने भर चले इन दंगों में मुंबई की सड़कों पर रोज खून बहता हुआ दिखा और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था मुंबई के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों का, जो कि ज्यादातर मुसलमान थे। इन दंगों का बदला लेने के लिए दाऊद गैंग ने आईएसआई के साथ मिलकर मुंबई पे हमला करने की योजना बनाई। पाकिस्तान से बम की तस्करी की गई। फिर टाइगर और याकूब मेनन की मदद से 12 मार्च 1993 में मुंबई में 12 बम विस्फोट किए गए। इन विस्फोट ने केवल सरकार और जनता को ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के बाकी डॉन्स को भी एक बड़ा झटका दिया था। हालांकि दाऊद ने इन विस्फोट का कारण दंगों में मारे गए मुसलमानों के बदले को बताया था, पर असल में पाकिस्तान ने इन विस्फोट के बदले दाऊद को अपने समुद्री सीमा में नशीली पदार्थों का व्यापार करने के लिए इजाजत दी थी। इन विस्फोट ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की छवि पूरी तरह बदल दी। जहां पहले उन्हें सिर्फ अपराधी माना जाता था,
वहीं अब वो सबकी नज़र में आतंकवादी और देशद्रोही बन गए थे। इन विस्फोट के बाद सरकार और मुंबई पुलिस दोनों ही अंडरवर्ल्ड के खिलाफ काफी आक्रामक हो गई और मुंबई के डॉन्स पुलिस के इस आक्रामक रवैये के सामने टिक नहीं पाए। पुलिस ऐसी नीतियों का प्रयोग कर रही थी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था और वो है अंडरवर्ल्ड का सफाया। कुल मिला के देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड के पतन का कारण उनके ही द्वारा लिए गए कुछ गलत फैसले रहे। इस पूरे घटनाक्रम को संक्षेप में समझे तो पहले एलपीजी सुधारों के कारण अंडरवर्ल्ड की आय पे एक भारी चोट लगी, जिसके असर में उनके द्वारा राजनेताओं को दिए जाने वाला पैसा भी कम हो गया। जहां पहले दिए जाने वाले पैसों के कारण राजनेता अंडरवर्ल्ड के अपराधों को अनदेखा करते थे, वहीं अब पैसे ना मिलने पर उनके पास अंडरवर्ल्ड को अनदेखा करने की कोई वजह नहीं रही। फिर 1993 के बम विस्फोट ने पूरे देश को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। इन सब के बीच जब अंडरवर्ल्ड ने वसूली को अपना मुख्य आपराधिक व्यापार बनाया, तब उनके निशाने में बड़े व्यवसायी और नामी गिरामी हस्तियां थी, जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए आगे राजनेताओं पे दबाव डालना शुरू कर दिया। साथ ही गुलशन कुमार और उन जैसे कई मर्डर्स के कारण बदनामी झेल रही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पे इतना दबाव डाला कि अंडरवर्ल्ड का सफाया उनकी मजबूरी बन गई। इसी के साथ तस्करी और अवैध शराब के अड्डे बंद होने के कारण पुलिस को भी दिया जाने वाला पैसा बंद हो चुका था, जिस वजह से राजनेताओं की ही तरह पुलिस के पास भी उनके अपराधों को अनदेखा करने की कोई वजह नहीं थी। इसके बाद सरकार और मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ सख्त कदम लेने शुरू कर दिए और देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड के गिरोह बिखरने लगे। कईयों ने सरेंडर कर दिया तो कईयों का एनकाउंटर कर दिया गया और धीरे धीरे पूरा अंडरवर्ल्ड ठंडा पड़ गया। पर आज ये कहना गलत होगा कि क्योंकि सारे अंडरवर्ल्ड गिरोह खत्म हो चुके हैं तो कोई स्थानीय डॉन नहीं बचा। पर आज के डॉन्स पुराने अंडरवर्ल्ड के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इन स्थानीय डॉन्स ने अपने अपराधों का एक दायरा बना दिया है और मुंबई पुलिस के पुराने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कार्रवाई को याद करके वो कभी इसे पार करने की हिम्मत नहीं करते हैं। अंडरवर्ल्ड के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका रही मुंबई पुलिस की, जिन्होंने इन डॉन्स से आमने सामने की लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई में सबसे लोकप्रिय रही मुंबई पुलिस की डिटेंशन यूनिट, जिन्हें एनकाउंटर दस्ता भी कहा जाता था। इस दस्ते में दया नायक, विजय सलास्कर और सचिन वाजे जैसे लोकप्रिय ऑफिसर्स थे, जिन्होंने 1982 से 2005 के बीच अंडरवर्ल्ड के 500 से भी ज्यादा गुंडों को मार गिराया था। इन एनकाउंटर्स की शुरुआत हुई थी 1982 में, जब ऑफिसर राजा तम्बत ने वडाला में डॉन मानिया सुर्वे को मारा था। फिर 1991 में अधिकृत पुलिस आयुक्त रहे आफ्ताब अहमद खान ने दाऊद के करीबी माया डोलास को लोखंडवाला में मार गिराया था, जो कि दाऊद गिरोह और बाकी अंडरवर्ल्ड के मनोबल के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। 1993 बम विस्फोट मामले को सुलझाने में भी इस एनकाउंटर दस्ते की बड़ी भूमिका रही। पुलिस की इस कठोर कार्रवाई की वजह से ही आज मुंबई शांत है और बिना इन डॉन्स की परवाह किए विकास के राह पे आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है मुंबई अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।